बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीमोडायनेमिक्स। तो पहले टॉपिक हम डिस्कस करते हैं हाइपरीमिया एंड कंजेशन। अब ये होता क्या है? अब इन दोनों का लफली मतलब ये है, पहले एक बात याद रखें कि कोई भी टिशू है, ठीक है, नॉर्मल वे में क्या होता है कि उसको जितना ब्लड रिक्वायर होता है, जितनी ऑक्सीजन डिमांड रिक्वायर होती है, उसके उसके मुताबिक वो ब्लड फ्लो ले रहा होता है, ठीक है जी। लेकिन जब भी कभी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए किसी टिशू के अंदर, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइपरीमिया और कंजेशन। दोनों इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। जनरली बात ये याद रखनी है। फिर इनमें डिफरेंस क्या है वो भी बताता हूँ। यानी कि टिशू के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, टिशू जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, तो इसको कहते हैं हाइपरीमिया भी कह सकते हैं, कंजेशन भी कह सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है वो बताता हूँ। अब देखिए, किसी जगह पे कोई चीज़ अकोमोलेट हो रही है ना, तो उसकी दो रीज़नें हो सकती हैं, या तो उसकी एंट्री ज़्यादा है या उसका एग्जिट कम है। हाइपरीमिया को आप ऐसे याद रखें कि एंट्री ज़्यादा है, ब्लड आ ज़्यादा है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपरीमिया। अब ये क्यों होता है? ये आमतौर पर एक एक्टिव प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे अब कोई भी टिशू है, उस नॉर्मल तो उसको जितनी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चाहिए था, ब्लड फ्लो उसके ऊपर था, मेंटेन था, उसने ऑक्सीजन ले रहा था। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, जैसे कि मसल एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। इसको फुलफिल करने के लिए ब्लड ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको आर्टरीज जो सप्लाई करिए उनकी एक्टिवली वेसोडाइलेट उनको कर दिया जाएगा ताकि ब्लड ज़्यादा आए उस जगह पे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपरीमिया। और एक और बात याद रखनी कि हाइपरीमिया जब भी होता है, जिस टिशू में हाइपरीमिया हो रहा है ना, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए ना, क्योंकि एनर्जी ऑक्सीजन डिमांड पूरी करनी। तो इस वजह से ये टिशू जो होता है हाइपरीमिया टिशू रेड अपीयर होता है। जबकि कंजेशन इसके कंट्रास्ट में उल्टी चीज़ है। अब उसमें क्या होता है कि फ्लूइड एक बार आ गया टिशू के अंदर, नॉर्मली वो ड्रेन हो जाता था वीनस सिस्टम के थ्रू, अब हो गई वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से वो लीव नहीं कर पा रहा, टिशू को उधर ही इकट्ठा हो गया। दिस इज कॉल्ड एज कंजेशन। अब याद रखिए, जब टिशू आ गया था, फ्लूइड आ गया था टिशू के अंदर, उसने ऑक्सीजनेशन करवा दी थी, तो अब उसके बाद ब्लड कैसा बचा हुआ था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको ड्रेन किसने करना था? वेन्स ने। लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इकट्ठा रहेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंजेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से ब्लू रेड कलर या साइनोसिस हो जाता है टिशू का, ठीक हो गया। ये मेन हाइपरीमिया और कंजेशन का डिफरेंस है। फिर आ जाता है एडीमा। एडीमा से पहले थोड़ा सा बॉडी का फ्लूइड्स का पता होना चाहिए। 60% वॉल्यूम जो होता है फ्लूइड होता है, जिसमें से 2/3 इंट्रासेलुलरली होता है, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलरली हो सकता है। यानी कि अगर एक 70 kg का बंदा है ना, तो उसमें 70% वाटर होगा, यानी 42 लीटर वाटर, जिसका 2/3 इंट्रासेलुलरली होगा, यानी 28 लीटर जो होगा वो इंट्रासेलुलरली होगा। एक्स्ट्रा सेलुलरली कितना होगा? 1/3 यानी कि 14 लीटर। अब एक्स्ट्रा सेलुलरली फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कि ब्लड में कितना होगा, प्लाज्मा जो है 3 लीटर, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो कितना होगा? 11 लीटर होगा। तो इस तरीके से ये फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मली क्या होता है, हर हार्ट बीट पे क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है आर्टीरियल एंड पे लीव कर देता है वेजल्स को, लेकिन वीनस एंड पे जितना लीव करके जाता है उतना ही जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है वापस, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत फ्लूइड रह भी जाए टिशू के अंदर, तो उसको लिम्फेटिक्स जो है वो ड्रेन कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है, टिशू के अंदर कभी भी फ्लूइड अकोमुलेट नहीं होता। अकोमुलेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विद इन द टिशू एंड द बॉडी कैविटी, दिस इज कॉल्ड एडीमा। यानी कि अगर नॉर्मल मैकेनिज्म डिसरप्ट हो जाए, मैंने बताया था कि अगर आर्टेरियल साइड पे फ्लूइड लीव कर जा रहा है ना, तो वीनस एंड पे उतना ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है, रीअब्जॉर्प्शन थोड़ी कम भी हो, तो उसको लिम्फेटिक्स कसर पूरी कर देते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ये डिसरप्ट हो जाए जब भी कभी मैकेनिज्म, किस वजह से कि मतलब फ्लूइड जो है आर्टेरियल एंड पे इतना लीव करके गया कि वेन्स और लिम्फेटिक्स वापस ले भी आए, लेकिन फिर भी वो कम पड़ गया, फ्लूइड स्टिल अभी टिशू में पड़ा है। तो दिस इज कॉल्ड एज एडीमा। इसकी वजह क्या हो सकती है? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हम पहले फोर्सेस का पता हो, कौन सी फोर्सेस हैं जो कि कंट्रोल करती हैं फ्लूइड की एंट्री वेजल से टिशू की तरफ। अगर फोर्सेज वो इम्पेयर होंगी तो कैसे एडीमा डेवलप होगा, ठीक है। ये पहली बात याद रखनी है। अब एडीमा सिर्फ टिशू के अंदर ही जमा नहीं होना, वाटर को कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, बॉडी कैविटीज़ के अंदर, जैसे कि अफ्यूजन हो गया अगर प्लूरल कैविटी में, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोथोरिक्स। अगर जो है पेरिकार्डियल कैविटी में वाटर आ गया तो दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोपेरिकार्डियम। और अगर एब्डोमिनल कैविटी में आ गया तो हाइड्रोपेरिटोनियम, या सिंपली इसको एसाइटिस कहते हैं। अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में फ्लूइड इकट्ठा हो गया और बॉडी कैविटीज़ में भी इकट्ठा हो गया और जर्नलाइज एडीमा डेवलप हो गया, दिस इज कॉल्ड एनसरका। अब मेनली फ्लूइड जो है ना वेजल्स को लीव क्यों करता था? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दो फोर्सेज होती है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड विद इन द कैपिलरीज, जो फ्लूइड कैपिलरी में फ्लो कर रहा है ना, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेगा कि ये फ्लूइड लीव कर रहे कैपिलरी को बाहर चल जाए। दूसरी फोर्स होती है प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो जाती है कि फ्लूइड जो है वेजल के अंदर ही है, बाहर ना जाए। किसी वजह से भी अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड नॉर्मल से ज़्यादा लीव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम होगी। एब्जॉर्प्शन लेट्स सपोज ये था कि नॉर्मल रूल ये था कि अगर 10 ml वाटर लीव करता है तो 10 ml से 8 ml जो है वो एब्जॉर्ब होता है वेन से, 2 ml लिम्फेटिक्स के थ्रू। लेकिन अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से 20-22 ml जो है वाटर बाहर चले गए। लिम्फेटिक्स और
जो है वीनस एब्जॉर्प्शन हो भी जाए तब भी 8-10 लीटर ml जो है वो टिश्यू में रह जाता है। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक फोर्स थी जो उसको वापस लेके आ रही थी। मैंने कहा था वीनस साइड पे ना फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन होती है, उस एब्जॉर्प्शन में कौन रोल प्ले कर रहा होता है? प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब लेट्स सपोज कि 10 ml फ्लूइड जो था उसी तरह नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से लीव कर गया। नॉर्मली वीनस एंड के ऊपर क्या होता था? प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से 8 से 9 ml दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता था। लेकिन अब प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ही कम हो गया। जब कम हो गया तो वो इतना है ही नहीं कि वो खींच सके वाटर को अंदर दोबारा, तो 3-4 ml वापस है, बाकी सारा बाहर ही रह गया। तो डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से एडिमा डेवलप होता है। बाकी मैकेनिज्म और डेवलपमेंट अभी बताता हूँ इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेनली जनरल काजेज ऑफ द एडिमा क्यों होता है। मैंने पहले बताया था कि 3 मेन आपने बातें याद रखनी है, 3 से 4, तो इससे एडिमा को आपके काजेज याद रखना बहुत आसान हो। कि नॉर्मली फ्लूइड जो था ना वो एब्जॉर्ब होता था, लीव कर जाता था वेसल्स को आर्टेरियल एंड पे ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैंने कहा था कि 2-3 फैक्टर हैं। कुछ जो फ्लूइड का बाहर आना एडिमा होता है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी जो होता है ना, वो चाह रहा होता है कि फ्लूइड बाहर चला जाए। अगर किसी वजह से भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब भी फ्लूइड जो ज़्यादा बाहर जाएगा, जब बाहर जाता रहेगा नॉर्मल जितने फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन जो वीनस एंड पे होनी थी वो तो हो जाएगी, बाकी बाहर पड़ा रहेगा तो एडिमा डेवलप हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा था कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्या होता है वेजल्स का, वो उसको वापस ले गया था फ्लूइड को। किसी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से नॉर्मल फिल्टर तो जितना आर्टेरियल एंड पे होना था हो गया, लेकिन अब वीनस एंड पे इसमें वापस आना था वो आ ही नहीं सका, क्योंकि कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। इस वजह से एडिमा डेवलप हो जाएगा। तीसरी वजह क्या हो सकती है कि मैंने तीसरा मैकेनिज्म ये बताया था कि नॉर्मली आर्टेरियल एंड पे फ्लूइड गया, वीनस एंड पे एब्जॉर्ब हो गया, जो बचा उसको लिम्फेटिक्स ने एब्जॉर्ब कर दिया। अगर लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्शन होती, लिम्फेटिक्स वापस नहीं ला सकती फ्लूइड, तब भी एडिमा डेवलप हो सकता है। और चौथी बात, कोई ऐसी कंडीशन बॉडी के अंदर डेवलप होगी, बॉडी खुद ब खुद वाटर साल्ट रिटेन कर रही है, जैसे किडनी डिजीज, इसमें एडिमा हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं, पहले बारी बारी काज देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज किस कंडीशन में होता है? देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि फ्लूइड आगे कैपिलरी से वेन्स में जाना था, वेन से आगे हार्ट में वापस जाना था। अब हार्ट फेलियर हो गया अगर, तो हार्ट प्रॉपर ब्लड रिसीव करके उसको प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वेन से आगे हार्ट में नहीं जाएगा, वेन से वापस आएगा कैपिलरी में, जिसकी वजह से कैपिलरी में फ्लूइड इकट्ठा होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 1 सिस्टेमिक हार्ट फेलियर, ठीक है। दूसरी वजह हो सकती है इसकी वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, कि वेन से ब्लॉक हो गई है, वेन से आगे फ्लूइड जा नहीं रहा, पीछे आ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये वजह हो सकती है। और मेनली वजह जो बड़ी वजह है आपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की एक जो विशियस साइकिल याद रखने। अब होगा क्या, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में 2 काम होते हैं। एक तो ये कि जो प्रेशर हो जाता है ना, जो हमारे पास क्या होता है कि हार्ट ब्लड को रिसीव नहीं प्रॉपर कर रहा था, वो प्रॉपर वापस किस में जाता है? वेन्स में। जब वेन्स में जाएगा तो डेफिनेटली कार्डिक वीनस जो फ्लूइड वापस जाएगा वेन्स में, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, बैक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं हो रही होती, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम जा रहा होता है, जिसकी वजह से हाइपरपरफ्यूजन ऑफ किडनी की वजह से रेनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से साल्ट रिटेंशन हो रही होती है वापस। एक तो हार्ट कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पा रहा, ऊपर से और फ्लूइड रिटेंशन हो रही है। जितनी फ्लूइड रिटेंशन होगी उतना अगेन लोड हार्ट पे पड़ेगा। जब अगेन लोड हार्ट पे पड़ेगा, हार्ट की एक्टिविटी और कम हो जाएगी। जब और एक्टिविटी कम होगी, रेनल परफ्यूजन और कम होगी, और हाइपर रेनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस की एक्टिवेशन होगी। तो ये साइकिल चलता रहेगा। जितना ज़्यादा फ्लूइड रिटेन होता रहेगा, हार्ट की एक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। जितनी हार्ट की एक्टिविटी कम होती जाएगी, उतना और फ्लूइड रिटेन होता रहेगा। तो ये हार्ट फेलियर, ठीक है जी, जिसकी वजह से रीनल हाइपोपरफ्यूजन की वजह से साल्ट रिटेंशन, वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, हार्ट फेलियर में वेनस जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से वेन्स में जब प्रेशर पड़ेगा तो बैक प्रेशर कैपिलरी में भी पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये 2 से 3 रीज़न बताइए आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने में एडिमा कैसे डेवलप होता है। इसके बाद दूसरी वजह हो सकती है इसकी डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेनली प्रोटीन जो 60 से 70% इसका बना रही होती है, वो होती है एल्ब्यूमिन। किसी वजह से एल्ब्यूमिन सेल से निकल गई है, बॉडी से निकल गई है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो एल्ब्यूमिन कम रहेगी, जब कम रहेगी तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, फ्लूइड को वापस खींचने वाली फोर्सेस कम हो जाएगी, एडिमा डेवलप हो जाएगा। दूसरी वजह, बंदा प्रोटीन ले ही नहीं रहा, तो एल्ब्यूमिन कहाँ से बनेगी, ठीक है जी, यानी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में, जैसे कि आपने देखा मेरा क्वेश्चन कोर में एडिमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पर्सन का लीवर काम नहीं सही कर रहा, प्रोटीन बना ही रहा साइरोसिस है, उस वजह से भी प्रोटीन का लेवल कम होगा, एडिमा डेवलप हो सकता है। अब तीसरी रीज़न देख लेते हैं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी वजह ये हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है,
इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड ब्लॉक हो गए, लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो गई, जैसे कि फाइलेरिसिस, एलिफेंटिसिस, ठीक है। या कभी क्या हो गया कि लिम्फेटिक्स रिसेक्शन करनी पड़ गई है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में होती है तो एडिमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट मैंने एक चीज़ बताई थी कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एक रीज़न थी, एक रीज़न हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होना, एक कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होना, और तीसरी रीज़न ये भी बताई थी कि बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर किसी किडनी डिजीज़ की वजह से रिटेन हो रहे हैं। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें किडनी की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी ओवर एक्टिवेट हो जाता है, साल्ट एंड वाटर रिटेन करता रहता है बार बार, जिसकी वजह से फ्लूइड एंड साल्ट रिटेंशन की वजह से एडिमा डेवलप हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ हेमरेज और इसके इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो सारे डिस्कस करने हैं। हेमरेज में पहली बात तो ये याद रखनी है कि ब्लड वेसल से बाहर निकल जाना, दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल, दिस इज़ नॉन एज हेमरेज। पहली बात तो ये हेमरेज क्या होता है, काज देख लें। इसकी काज क्या हो सकती है, ट्रोमा हो सकता है, ठीक है जी, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है जी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, नियोप्लास्टिक इरोजन हो सकती है, एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। ये 4 से 5 रीज़न जो है ना वो बता दिए इसकी। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस टॉपिक के लिए ना कुछ 2 से 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है। फिर हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ हीमाटोमा, व्हाट इज़ पर्परा, व्हाट इज़ पेटिकियाई, व्हाट इज़ अकाइमोसिस, और अकाइमोसिस का दूसरा नाम क्या है, ये चीज़ें ज़रा याद कर लें। अब देखिए हेमरेज इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। एक्सटर्नली यानी बाहर ब्लीड कर रही है, ब्लड बाहर आ गया, बॉडी से निकल रहा है ब्रीज, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल हेमरेज। अगर इंटरनली हो रही है, टिश्यू के अंदर को वेसल्स रप्चर कर गई, दिस इज़ कॉल्ड एज द इंटरनल हेमरेज, और इसको हीमाटोमा कहते हैं, इंटरनल हेमरेज को। हीमाटोमा जब भी होता है इसके लिए हाई यील्ड पॉइंट ये है कि इसमें कभी भी इसमें फ्लूइड इधर उधर जाता भी है अगर ना तो आयरन रिसाइकल हो जाता है, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कभी नहीं होता हीमाटोमा के अंदर, एक बात याद रखनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेमरेज होता है ना, ये कितना हुआ, कितना एक वेसल्स रप्चर हुई है, किस किस जगह पे, उसकी बेस पे इसको डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है टर्म। अगर स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है उनका छोटा सा उनके अंदर इंजरी हुई है, उनके अंदर छोटे छोटे हेमरेज डेवलप हो गए, तो दिस इज कॉल्ड एज द पेटिकियाई। पेटिकियाई क्या होता है, 1 to 2 मिलीमीटर के होते हैं। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के होते हैं, काजेज वही डिफेक्टिव कोएगुलेशन है, यानी प्लेटलेट काम नहीं कर रहे, हेमरेज है, वास्कुलाइटिस है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है, ये सारी रीज़न हो सकती हैं। अगर यही हेमरेज ज़रा बड़े हो गए 3 to 5 मिलीमीटर के, तो दिस आर कॉल्ड एज अकाइमोसिस। इनको सॉरी कहते हैं पर्परा। पर्परा की रीज़न क्या हो सकती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट डिसफंक्शन, उसके अलावा विटामिन सी डेफिशिएंसी, वास्कुलाइटिस, ठीक है। अगर यही हेमरेज सेंटीमीटर में आ गया 1 to 2 सेंटीमीटर सबक्यूटेनियसली चले गए, तो दीज आर कॉल्ड एज द अकाइमोसिस। इसका दूसरा नाम होता है ब्रूसिस, ठीक है जी। और अकाइमोसिस के लेवल पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन होती है, तो डिफरेंट कलर आते हैं इसके, कभी हीमोसिडरिन की वजह से आ रहा होता है, कि बिलीवर्डिन की वजह से आ रहा होता है, बिलीरुबिन की वजह से कलर आ रहे होते हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट ये है कि हेमरेज जो होता है इस कितना ब्लड लॉस हुआ है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। पहली बात ये, अगर तो 20% ब्लड लॉस हो गया और या इससे कम है हेल्दी पर्सन के अंदर, तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन निकाल करेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक में पर्सन जा सकता है। दूसरी बात, हेमरेज डिपेंड करता है साइड पे, अगर तो सबक्यूटेनियस हो तो इतना डेंजरस नहीं, अगर ब्रेन में हुआ तो डेंजरस होगा। तीसरी बात है, अगर रिकरेंट हेमरेजेस हो रहे हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, तो इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है।